हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर रिवीजन लेक्चर सीरीज। हम लोग अकाउंटिंग फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर पढ़ रहे थे, जिसमें अभी तक हम लोगों ने लेक्चर 1 एंड लेक्चर 2 को रिवाइज कर लिया है। तो चलो आज हम लोग लेक्चर 3 को रिवाइज करते हैं। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला कॉन्सेप्ट हम लोगों ने सीखा था नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की फॉर्मेशन एंड कॉन्स्टिट्यूशन। तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना यानी कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन किस फॉर्म में हो सकता है। देखो, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन या तो कंपनी के फॉर्म में हो सकता है। किसके फॉर्म में हो सकता है? कंपनी के फॉर्म में हो सकता है, या फिर ट्रस्ट और सोसाइटी के फॉर्म में हो सकता है। यानी कि अगर आपको नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना करनी है यानी फॉर्मेशन करनी है, तो वो कंपनी के फॉर्म में हो सकता है या फिर ट्रस्ट या सोसाइटी के फॉर्म में। अगर आपको नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को कंपनी के फॉर्म में स्थापना करना है, तो आपको इंडियन कंपनी एक्ट 2013 के सेक्शन 8 के तहत आपको नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को कंपनी के फॉर्म में रजिस्टर करना हो। हालांकि अगर आपने 2013 से पहले कंपनी की स्थापना की होगी, तो वह उस तरह की कंपनी की स्थापना जो हुई होगी वो हुई होगी इंडियन कंपनी एक्ट 1956 के सेक्शन 25 के तहत। क्योंकि 2013 में अमेंडमेंट आया था इंडियन कंपनी एक्ट में, और उस समय से नया कंपनी एक्ट आया इंडियन कंपनी एक्ट 2013। यानी कि 2013 और 2013 के बाद जो भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का रजिस्ट्रेशन हुआ, वो सेक्शन 8 ऑफ इंडियन कंपनी एक्ट 2013 के तहत हुआ। ठीक है। बट उससे पहले की जो कंपनी जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में रजिस्टर्ड हुई होगी, वो इंडियन कंपनी एक्ट 1956 के सेक्शन 25 के अंतर्गत हुई। क्लियर है? यानी कि आपको अगर अभी अभी तो हम लोग 2022 में है, तो अभी जो हम लोग का इंडियन कंपनी एक्ट है वो इंडियन कंपनी एक्ट 2013 है। तो 1956 कब की होगी? 2013 से पहले की कंपनी जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड होगी उनके लिए 1956 में रजिस्ट्रेशन हुए होगी। बट उनके लिए भी अब जो कंपनी कंपनी एक्ट अप्लाई करेगी, वो करेगी इंडियन कंपनी एक्ट 2013। क्लियर है? बट अगर आपको ट्रस्ट के या सोसाइटी के रूप में करना है, तो आपको सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 8060 के तहत आपको रजिस्टर करानी होगी। ठीक है। अगर आप बड़े फॉर्म में अपने नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को ले जाना चाहते हैं, तो आपको जरूर कंपनी एक्ट में रजिस्टर करना चाहिए 2013 के तहत कंपनी के फॉर्म में। बट आपका नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन छोटे से फॉर्म में शुरू करना चाहते हैं, क्योंकि देखो, अगर आप कंपनी में अगर आप रजिस्टर करते हो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को, तो उसके बहुत सारे कंप्लायंस हैं, बहुत सारे ऑडिट रिक्वायरमेंट है। इसीलिए अगर आप शुरुआत में अगर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को एक छोटे स्मॉल एंटिटी के रूप में रखना चाहते हो, तो आप ट्रस्ट और सोसाइटी के रूप में फॉर्म कर सकते हो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 8060 के तहत। बट अगर आप चाहते हो कि बहुत ही कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से आप लार्ज वे में आप नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को रजिस्टर करो, तो आपको कंपनी के रूप में रजिस्टर करना। ठीक है। तो हम लोगों ने सीख लिया, या तो कंपनी के रूप में रजिस्टर हो सकता है किस एक्ट के तहत? इंडियन कंपनी एक्ट 2013 के सेक्शन 8 के तहत, या फिर ट्रस्ट और सोसाइटी के रूप में रजिस्टर हो सकता है सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 8060 के तहत। ठीक है। चलो, अब हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या सीखे थे कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की जो जनरल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग पॉलिसी है वो क्या है। ठीक है। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की जनरल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग मतलब जनरली ऐसे होता है। देखो, अगर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की साइज जो है छोटी है, ठीक है, छोटी सी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की साइज है, तो वहां पे सिंगल एंट्री सिस्टम फॉलो होता है। ठीक है। वहां पे जनरली कैश बुक बनेगा, कैश और बैंक से रिलेटेड लेन देन को मेंटेन करने के लिए मेंबर का रजिस्टर मेंटेन किया जाएगा, सप्लायर का लेजर बनेगा। ठीक है। और वहां पे जो अकाउंटिंग होगी कैश बेसिस की अकाउंटिंग होगी, यानी जनरली जो भी कैश से रिलेटेड ट्रांजेक्शन होगा उसी को रिकॉर्ड किया जाएगा, क्रेडिट रिलेटेड ट्रांजेक्शन को नहीं लिखा जाएगा। बट अगर ऑर्गेनाइजेशन की साइज बड़ी है, लार्ज है, उस केस में वहां पे डबल एंट्री सिस्टम फॉलो होता है, और वहां पे एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग यानी मर्केंटाइल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग फॉलो होता है। ठीक है। ये जनरल प्रैक्टिस है। तो आपने क्या देखा कि अगर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन स्मॉल साइज की है, तो वो सिंगल एंट्री सिस्टम प्रीफर करती है, और वहां पे कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग लागू होता है। बट अगर ऑर्गेनाइजेशन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की बहुत ही लार्ज है यानी कंपनी के रूप में रजिस्टर्ड है, तो वहां पे सिंगल एंट्री नहीं चलने वाला, वहां पे डबल एंट्री सिस्टम अप्लाई होगा, वहां पे अक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग फॉलो होगा। ठीक है। चलो, अब बात करते हैं
हम लोग नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में जो सीक्वेंस होगी अकाउंटिंग का वो कैसे होगी, तो सबसे पहले आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट तैयार करना। अगर फंड बेस्ड अकाउंटिंग है तो जो भी फंड है वो फंड के हिसाब से अकाउंटिंग करना, जो भी स्पेसिफिक आइटम है लाइक सब्सक्रिप्शन डोनेशन तो उसका ट्रीटमेंट करना, फिर इनकम एक्सपेंडिचर तैयार करना और लास्ट में बैलेंस शीट तैयार करना। ठीक है, तो ये आपकी सीक्वेंस होगी अकाउंटिंग की एनपीओ में। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट पहले, उसके बाद अगर जो भी फंड है उस फंड का अकाउंटिंग करेंगे, जो भी स्पेसिफिक आइटम है लाइक सब्सक्रिप्शन डोनेशन जो भी है स्पेसिफिक आइटम उसको ट्रीट करेंगे, फिर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे और फिर क्या बनाएंगे, बैलेंस शीट बनाएंगे। ठीक है, मैं इसको रिवीजन फटाफट करा रहा हूं, ये उन्हीं स्टूडेंट के लिए फायदेमंद होगा जो मेरा रेगुलर डे टू डे क्लासेज होती है यूट्यूब पे, वो आप देखते होंगे, तभी आपको रिवीजन लेक्चर समझ में आएंगे अच्छे से। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के फिनेंशियल स्टेटमेंट और फाइनल अकाउंट में क्या क्या होते हैं। तो देखो, फिनेंशियल स्टेटमेंट जो प्रिपेयर होता है एट द एंड ऑफ एवरी फिनेंशियल ईयर, क्या होता है, फिनेंशियल ईयर के अंत में फिनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर किया जाए। ठीक है, अब कौन कौन से फिनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर होते हैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, एक तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट होते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट होते हैं और फिर बैलेंस शीट होते हैं। ठीक है, यानी कि तीन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में तीन फिनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर होते हैं, एक रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। अब बात करते हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्या होता है, ये होता है एक समरी ऑफ कैश रिसिप्ट एंड कैश पेमेंट। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्या है, इट्स द समरी ऑफ कैश रिसिप्ट और कैश पेमेंट। जो भी कैश रिसिप्ट होता है, जो भी पैसा आता है, जो भी पैसा जाता है, उसका समरी है किसी पर्टिकुलर पीरियड के लिए, किसी पर्टिकुलर पीरियड के लिए, यानी इसे हम बोल सकते हैं कि ये कैश बुक का ही समरी होता है फॉर सर्टेन पीरियड। हालांकि कैश बुक में हम लोग क्या करते हैं, डेट वाइज ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, बट रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में डेट वाइज नहीं करते, आइटम वाइज टोटल करके हम ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, आगे हम लोग समझते हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की विशेषता क्या है, फीचर्स क्या है। आपके एग्जाम में फीचर्स आप पूछ सकते हैं कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के फीचर क्या है, आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। फीचर और कैरेक्टरिस्टिक्स दोनों सेम ही होते हैं। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के फीचर को समझते हैं। पहला फीचर क्या है, इट इज अ समरी ऑफ कैश बुक। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्या है, कैश बुक का समरी है। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या है, सारे के सारे कैश रिसिप्ट, चाहे वो कैपिटल नेचर के हो चाहे वो रेवेन्यू नेचर के, उन्हें हम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के डेबिट साइड में दिखाते हैं। ठीक है, अब देखो ये आपका डेबिट साइड हुआ, ये क्रेडिट साइड हुआ, यानी कि आप रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के डेबिट साइड टी शेप में बनाते हो, तो जो डेबिट साइड होता है, ठीक है, वो रिसिप्ट साइड होता है और क्रेडिट साइड जो होता है वो पेमेंट साइड होता है। ठीक है, और इसमें आपको भूल जाना है ये रेवेन्यू नेचर का है या कैपिटल नेचर का, सारे के सारे रिसिप्ट को, सारे के सारे पेमेंट को आप दिखाओगे। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि हमने क्या किया, सारे रिसिप्ट को, ठीक है, चाहे वो रेवेन्यू नेचर के हैं कैपिटल नेचर के हैं, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के डेबिट साइड में दिखा रखा है। ठीक है, चलो अब बात करते हैं नेक्स्ट फीचर की। तो यहाँ पे क्या है, सारे के सारे कैश पेमेंट, चाहे वो कैपिटल नेचर के हो रेवेन्यू नेचर के हो, उन्हें हम कहाँ दिखाते हैं, क्रेडिट साइड में। कहाँ दिखाते हैं, क्रेडिट साइड में। तो आप देख सकते हैं चाहे वो रेवेन्यू नेचर के हो चाहे कैपिटल नेचर के हो, सेम पेमेंट, यानी कि जैसे कि सैलरी का पेमेंट हुआ तो रेवेन्यू नेचर का है, उसे हम पेमेंट साइड में दिखाएंगे। फिक्स्ड एसेट्स खरीदे, इन्वेस्टमेंट खरीदे, वो भी रेवेन्यू नेचर पेमेंट, वो सॉरी वो कैपिटल नेचर का है, उसे भी हम पेमेंट साइड में दिखाते हैं। उसी तरह से रेवेन्यू में क्या हुआ, सब्सक्रिप्शन आया, डोनेशन आया, वो रेवेन्यू नेचर का है, उसे हम डेबिट साइड में दिखाएंगे। बट आपको लाइफ मेंबरशिप भी आता है, लीगेसी आता है, वो तो कैपिटल नेचर का होता है, फिर भी हम उसे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के डेबिट साइड में दिखाते हैं। तो हमको जब रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बना रहे हैं तो हमको ये ध्यान नहीं रखना है कि ये कैपिटल नेचर का है या रेवेन्यू नेचर का है, हमको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। रिसिप्ट है तो डेबिट साइड में दिखाओ और पेमेंट है तो उसे क्रेडिट साइड में दिखाओ। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं, वैसे रेवेन्यू नेचर और कैपिटल नेचर की चर्चा की तो बता दें कि रेवेन्यू नेचर और कैपिटल नेचर क्या होता है। देखो रेवेन्यू नेचर जो होता है ना, वो फ्रीक्वेंट होता है, यानी कि साल एटलीस्ट साल में एक बार तो जरूर आता है, रिपीटेटिव नेचर का हो। ठीक है, तो जो भी रिसिप्ट होते हैं, ठीक है, रेवेन्यू नेचर में या तो रिसिप्ट हो सकते हैं या पेमेंट हो सकते हैं। तो अगर रिसिप्ट होते हैं तो वो इनकम माना जाता है, जैसे सब्सक्रिप्शन हुआ, एंट्री फी हुआ, स्मॉल डोनेशन हुआ, ये सब क्या होता है, रेवेन्यू नेचर के। ठीक है, वो उस तरह के रिसिप्ट को हम इनकम की तरह ट्रीट करते हैं और उसे इनकम एंड रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में तो दिखाते ही है, साथ में इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में भी दिखाते हैं। अब रेवेन्यू नेचर के जो पेमेंट होते हैं वो एक्सपेंसेस की तरह ट्रीट किया जाता है।
जो भी रेवेन्यू नेचर के पेमेंट होते हैं उनको तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में दिखाया ही जाता है, साथ में उसे कहाँ दिखाया जाता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर के एक्सपेंडिचर साइड में। ठीक है, सैलरी का पेमेंट करना, इलेक्ट्रिसिटी, किराया एटसेट्रा। अब बात करते हैं कैपिटल नेचर की। हम कैसे पहचानेंगे कि वो कैपिटल नेचर का है? कैपिटल नेचर वो होता है जो बार बार रिपीटेटिव नहीं होता, साल में ऐसा नहीं होता कि साल में हर साल आएगा, वो कभी कभी आता है, स्पेशल नेचर का। ठीक है, तो उस तरह की कैपिटल नेचर नेचर दो टाइप के हो सकते हैं, या तो वो रिसिप्ट हो सकते हैं या पेमेंट हो सकते हैं। तो अगर रिसिप्ट होते हैं तो वो लाइबिलिटीज माना जाएगा, जिसका इसका एग्जांपल अगर देख लोगे तो लाइफ मेंबरशिप फी हो गया, लीगेसी हो गया एटसेट्रा। ठीक है, और अगर कैपिटल नेचर के पेमेंट होते हैं तो वो हमारे एसेट माने जाते हैं, जैसे इन्वेस्टमेंट किए, फिक्स्ड एसेट्स खरीदे, तो वो कैपिटल नेचर के का। ठीक है, चलो आई होप समझ में आ गया होगा। आपको एक ही पॉइंट याद रखना है कि जो रिपीटेटिव नेचर का होता है, साल में एटलीस्ट एक बार होगा, वो रेवेन्यू नेचर का हो सकता है। रेवेन्यू नेचर का या तो रिसिप्ट हो सकता है या पेमेंट हो सकता है। तो जो भी रेवेन्यू नेचर का रिसिप्ट होगा उसे इनकम मानेंगे। वो किस नेचर का होगा? वो इनकम नेचर का होगा। और जो रेवेन्यू नेचर का जो पेमेंट होगा वो किस नेचर का होगा? खर्चे के नेचर का। तो इनकम का जो नेचर होगा वो कहाँ जाएगा? इनकम एक्सपेंडिचर के इनकम साइड। और जो एक्सपेंसेस के नेचर का होगा वो इनकम एक्सपेंडिचर के एक्सपेंसेस साइड। और कैपिटल नेचर में क्या होता है कि वो जो कैपिटल नेचर का होता है वो रिसिप्ट अगर होता है तो वो लायबिलिटी साइड में होगा, और कैपिटल नेचर का पेमेंट होता है तो वो कहाँ जाएगा? एसेट साइड में। चलो अब हम लोग अगला फीचर देखे थे कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इंक्लूड ऑल रिसिप्ट एंड पेमेंट वेदर दे आर रिलेटेड टू करंट ईयर, पास्ट ईयर और फ्यूचर पीरियड। देखो, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में सारे रिसिप्ट एंड पेमेंट को हम रिकॉर्ड करेंगे, भले ही उस रिसिप्ट का संबंध पिछले साल से क्यों ना हो, अगले साल से क्यों ना हो, करंट ईयर से क्यों ना हो। ठीक है, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है उसका संबंध किस साल से, सारे के सारे रिसिप्ट को हम दिखाएंगे डेबिट साइड में, और सारे के सारे पेमेंट को हम दिखाएंगे क्रेडिट साइड में। जैसे कि ये एग्जांपल देखो, यहाँ पे हमने सब्सक्रिप्शन टोटल पूरे साल 2021 में रिसीव किया 100 रुपया। ये 100 रुपया कैसे आया? तो 2020 का था 30 रुपया आउटस्टैंडिंग, 2021 में मिला 50 और 2022 में मिला 20। तो आप बोल सकते हो कि हमारा इनकम तो 2021 का 50 रुपया ही है, फिर भी हमको मिला तो 100 रुपया ना, इसीलिए हम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में कहा कितना दिखाएंगे? 100 रुपया। ठीक है, अब बात करते हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्या होता है। स्टार्ट होता है ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड बैंक से। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कहां से स्टार्ट होता है? ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड बैंक। और एंड होता है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का जो क्लोजिंग बैलेंस होता है कैश एंड बैंक, उससे एंड होता है। तो शुरुआत जब हम करेंगे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का, उसमें दिखाएंगे ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड बैंक, और एंड जो होगा वो उसमें होगा क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड बैंक। ठीक है, अब बात करते हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का अगला फीचर क्या है कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट देखो क्या दिखाता है? क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश दिखाता है, इसीलिए इसे रियल अकाउंट बोला गया। इसे क्या बोला गया है? रियल अकाउंट। क्यों? क्योंकि ये एसेट अकाउंट है। इसीलिए अगर आपको ऑब्जेक्टिव में आता है कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कौन सा अकाउंट है, तो हम बोलेंगे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट रियल अकाउंट है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एक एसेट अकाउंट है। ठीक है, चलो अब देखो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में क्या क्या रिकॉर्ड नहीं होता। तो देखो, कोई भी नॉन कैश आइटम होता है ना, वो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं होता, जैसे कि डिप्रिसिएशन। इसीलिए हम बोले कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट डज नॉट रिकॉर्ड नॉन कैश आइटम। कोई भी नॉन कैश आइटम को रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में नहीं दिखाते। लाइक डिप्रिसिएशन, डिप्रिसिएशन एक नॉन कैश आइटम है, इसीलिए हम इसे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में नहीं दिखाए। ठीक है, अब और भी है नॉन कैश आइटम, जैसे क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, उधार का लेन देन, हम उसको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में नहीं दिखाएंगे। आउटस्टैंडिंग खर्चा, कोई खर्चा बाकी है, भाई पेमेंट होगा तो दिखाएंगे, कोई खर्चा बाकी है तो हम उसको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में नहीं दिखाएंगे, एकदम याद रखना है। ठीक है, अक्रूड इनकम। अक्रूड इनकम क्या हुआ कि पैसा कमा लिया है लेकिन पैसा अभी तक आया नहीं है, और वो पैसा आया नहीं है तो उसे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में कैसे दिखाओगे? क्योंकि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है ही रिसिप्ट एंड पेमेंट का समरी। तो पैसा रिसिप्ट ही नहीं हुआ, इसीलिए अक्रूड इनकम को नहीं दिखाओगे। अनअक्रूड इनकम क्या हुआ? अनअक्रूड हुआ है कि ये अनअक्रूड भी कैश नेचर का नहीं होता, इसीलिए हम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में नहीं दिखा। ठीक है, चलो तो हम लोगों ने टोटल 8 रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का फीचर देखा था। हम इसको समराइज कर देते हैं कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में क्या क्या फीचर दिखे थे। कैश बुक का समरी है, सारे कैश रिसिप्ट को डेबिट साइड में दिखाते हैं, चाहे वो कैपिटल नेचर का हो, रेवेन्यू नेचर का। तीसरा हमने देखा कि ऑल कैश पेमेंट, चाहे वो रेवेन्यू नेचर का हो, कैपिटल नेचर का हो, उसे हम क्रेडिट साइड में दिखाते हैं। फिर हमने बात की थी कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में सारे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट आते हैं, चाहे उसका संबंध पिछले साल से हो, अगले साल से, उससे कोई मतलब नहीं है, सारे के सारे रिसिप्ट एंड पेमेंट को रिकॉर्ड करेंगे। फिर हमने देखा कि ओपनिंग बैलेंस से शुरू होता है, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड बैंक से क्या होता है? क्लोज होता है। ठीक है, उसके बाद बोले रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कौन सा अकाउंट है? रियल अकाउंट है और एसेट अकाउंट है।
ठीक है, और बोले कि वो सारे नॉन कैश आइटम जैसे डिप्रिसिएशन, क्रेडिट ट्रांजेक्शन, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, अक्रूड इनकम, इन सबको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में नहीं दिखाना है। ठीक है, अब अगला कॉन्सेप्ट का बात करते हैं, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट और कैश बुक में क्या डिफरेंस है। अब मैंने आपके सामने में कैश बुक एंड रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दोनों बना के दिखा दिया। अब देख सकते हो कैश बुक में डेबिट और क्रेडिट होता है, इसमें डेट पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, अमाउंट होता है। ठीक है, डेट पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, अमाउंट। एंड देखो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में जो होता है उसमें डेट डेबिट होते हैं, क्रेडिट होते हैं, रिसिप्ट एंड पेमेंट। ठीक है, इसमें कोई लेजर फोलियो का कॉलम नहीं होता है। ठीक है, तो और आप देखोगे कि कैश बुक में हम लोग डेट वाइज ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं, बट रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में क्या करते हैं, आइटम वाइज हम टोटल करते हैं। ठीक है, तो मैं आपको फॉर्मेट दिखा दिया आपके सामने में कि ये देखो कैश बुक का फॉर्मेट है, जिसमें कि डेबिट साइड में रहता है डेट पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, अमाउंट, एंड क्रेडिट साइड में डेट पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, अमाउंट, एंड ट्रांजेक्शन्स को क्या करते हैं, डेट वाइज रिकॉर्ड करते हैं। बात करें अगर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की, तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के डेबिट साइड सारे रिसिप्ट को दिखाते हैं एंड क्रेडिट साइड सारे पेमेंट्स को दिखाते हैं। ठीक है, चलो अब इसका डिफरेंस हम लोग देखते हैं। ठीक है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट और कैश बुक का डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में क्या होता है कि एंट्री हम लोग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में डेट वाइज एंट्री हम लोग नहीं करते। एंट्री क्या करते हैं हम लोग, एंट्री आर नॉट मेड डेट वाइज। ठीक है, बट कैश बुक में क्या होता है कि सारे एंट्री डेट वाइज होते हैं। ठीक है, अब रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट किसके द्वारा, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जो प्रिपेयर होता है वो अकाउंटिंग पीरियड के एंड में होता है, बट कैश बुक जो होता है वो डेली बेसिस पे प्रिपेयर होता है। कैश बुक क्या होता है, डेली बेसिस पे। और रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जो होता है वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा प्रिपेयर किया जाता है, एंड कैश बुक जो होता है वो सभी ऑर्गेनाइजेशन करते हैं, चाहे वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो या ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में आपको कोई कॉलम नहीं मिलेगा लेजर फोलियो का, और कैश बुक में क्या होगा, आपको सेपरेट कॉलम मिलेगा लेजर फोलियो के। ठीक है, लेफ्ट साइड में जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के लेफ्ट साइड को हम लोग रिसिप्ट साइड बोलते हैं, और राइट साइड को क्या बोलते हैं, पेमेंट साइड। बट कैश बुक में क्या होता है, लेफ्ट साइड डेबिट साइड होता है और राइट साइड क्या होता है, क्रेडिट साइड। तो ये सारे डिफरेंस थे रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट और कैश बुक। तो हम लोगों ने लेक्चर 3 के सारे कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर लिया है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।